आज की नई टॉपिक है नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण काल। नवपाषाण के पहले था मीजोलिथिक। मीजोलिथिक के पहले था पैलियोलिथिक। देखिए, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में आपने देखा था कि मानव पूरी तरह से नेचर पर डिपेंडेंट था। देवर फूड गैदरर, हंटर एंड नोमैडिक, यानी वह खाद्य संग्राहक, शिकारी और यायावर अर्थात खाना बदोश थे। दूसरे फेज में भी वही थे। बहुत चेंज नहीं है, लेकिन कुछ तो चेंज है जिसकी वजह से हमने नया नाम रखा है। चेंज दो हमने बताया था कि पहला चेंज तो इसने हंटिंग को और इजी बनाने के लिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर दिए हैं, जानवरों को पालना शुरू कर दिया है। कल हमने बताया था सबसे पहले इसने कुत्ता पाला और कुत्ते के बाद बकरी पाला और फिर इसके बाद भेड़ वगैरह पालता गया, एक एक जानवर बढ़ाता गया। इसके दो एविडेंस शुरुआती दौर के मिलते हैं। एक राजस्थान में जगह है बागोर और दूसरा एक जगह है आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर उसके बाद में इसी टाइम पीरियड में मानव ने धनुष बाण, कैटापल्ट, गुलेल जैसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर लिए हैं और इनसे उसने अपने शिकार को आसान बनाया है। लेकिन इन दोनों में जो एरो हेड लग रहे थे या कैटापल्ट की जो गोली थी वो बहुत बड़ा नहीं काप कर सकते थे, क्योंकि बड़ा वेट वाला होगा तो बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसके लिए उसे माइक्रो करना है। इसका मतलब इस टाइम पीरियड में माइक्रो टूल्स बने। माइक्रो टूल्स बनने की वजह से इसको हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। और हमने कहा था यही वह टाइम पीरियड था जब मानव प्लेन एरिया में आना शुरू किया। प्लेन एरिया में आकर के वहां रहना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। हालांकि अभी परमानेंट सेटलमेंट नहीं आया है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट की डायरेक्शन में वो जा रहा है, क्योंकि प्लेन एरिया में जाएगा तो कुछ स्थायी बस्ती बनाएगा, स्थायी घर बनाएगा। लेकिन अभी बना नहीं रहा है, अभी टेम्पोररी ही रह रहा है, लेकिन प्लेन एरिया में आना शुरू किया। कल हमने कहा था प्लेन एरिया में अगर आप कोई चीज खा के फेंक दीजिए, अगर सीड है तो निश्चित तौर पर वो जर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि जर्मिनेशन की सारी कंडीशन वहां मिलती हैं। और यही कारण रहा कि जो जैसे ही जर्मिनेशन करके, यानी वो जर्मिनेशन को समझ गया कि कोई चीज अगर हम खा करके फेंक देते हैं सीड तो जर्मिनेट हो जाती है। जब उसको ये बात समझ में आने लगी तो वह अनाजों को उगाना शुरू किया। जब से अनाजों को उगाना शुरू किया तो निश्चित तौर पर एक नई बात थी। नई बात थी तो चैप्टर बदलना पड़ेगा, पार्ट बदलना पड़ेगा, नाम बदलना पड़ेगा। उस तो हमने बदल दिया नियोलिथिक एज। देखिए, नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज में मैन बिकेम प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। इसका मतलब इस टाइम पीरियड में मानव खाद्यान्नों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। फूड ग्रेन्स, खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू हो गया। लेकिन ये उत्पादन के लिए कई कंडीशंस होनी जरूरी हैं। पहली कंडीशन तो ये जरूरी है परमानेंट सेटलमेंट,
जब तक आप परमानेंटली सेटल्ड नहीं हो जाते, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बस्ती, जब तक कोई मानव स्थायी बस्ती नहीं बना लेता, तब तक वास्तव में वह एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा, फूड प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, रुकना पड़ेगा। सीड बोएगा, सीड जर्मिनेट होगा तो उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, कोई जानवर आके खा जाए। फिर उसे बड़ा होना होगा, जब प्लांट बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तब तक भी उसे रखवाली करनी पड़ेगी। फिर उसमें फलियां आएंगी, फलियां पकेंगी, तब वो खाने लायक होगा। कम से कम 60 डेज रुकना पड़ेगा, 60 डेज से ज्यादा ही रुकना पड़ेगा। तो अगर इतना रुकना है तो 60 डेज तक मानव खाएगा क्या? 60 डेज तक बिना खाए कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। और अगर 60 डेज तक रहने की कोशिश करेगा तो मरेगा, और मरना मना है। मर नहीं सकते। जिंदा रहने के लिए हम पैदा हुए हैं ना, मरने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। इसीलिए आप देखिए, पूरी दुनिया की मॉडर्न पॉलिटिक्स कहती है कि मरना मना है। हमने भी कहा, आर्टिकल 21 ऐड कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जीवन जीने का अधिकार है, मरने का नहीं। अगर किसी ने कोशिश की तो आईपीसी का सेक्शन 309 लागू हो जाएगा। पहले तो दंड भी था, 6 महीने का जेल विद पेनाल्टी और विदाउट पेनाल्टी। हालांकि अब जेल तो हटा दिया गया है, लेकिन क्रिमिनल कार्य तो है। अगर आप अपने खिलाफ भी क्रिमिनल कार्य करते हैं, आपराधिक कार्य, कुछ घटना करते हैं, तो वो भी क्रिमिनल कार्य है, क्योंकि आप मर नहीं सकते, मरना मना है। और अभी देखिए, हमने एक और थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 21 ए जोड़ा। कहा मरना ही नहीं, मरना तो मना है ही है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का हमारा अधिकार है। सम्मानजनक, हमारे सम्मान पर अगर किसी ने ठेस पहुंचाई तो मानहानि का केस कर देंगे। देखिए, वो केस तो पहले से था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी दायर हो जाएगा। मतलब आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो ये हमने सोचा, फिर हमारे सरकार ने सोचना शुरू किया। और हमारी टेंडेंसी में आप देखिए, बड़े बड़े लोग जहर खा लेते हैं तो भागते हैं, कहते हैं बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, नाचते हैं जैसे बसंती का पैर। सोचिए, खाने के बाद जब बचाना ही था तो खाए क्यों? है कि नहीं? कायर हो क्या? जिसके जीवन में दुख नहीं पड़ा, उसका जीवन किस काम का? उसको भी एंजॉय करिए ना। सुख ही हमेशा एंजॉय करेंगे, टेस्ट बदलते रहना चाहिए। क्यों? वो भी आनंद है, अनुभूति तो करिए। जब उससे निकलेंगे तो आपको हंसी आएगी कि मैं ही था, मजा आएगा। तो इससे घबराना नहीं है, चुनौतियों से घबराना नहीं है, उस पर विजय पाने की कोशिश करनी, आर्ट डेवलप करना कैसे हम विजय पाए। तो मानो यही करता आया है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। उसने कहा मरना तो मना है और आगे बढ़ना भी जरूरी है। अगर हम हंटिंग ही जिंदगी भर करते रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ये एक बड़ा मुश्किल कार्य था। उसने कहा कुछ तो विकल्प इसके तलाशने पड़ेंगे। अभी तक आते आते, नियोलिथिक आते आते मानव समझ गया है कि फीमेल को हंटिंग करने में, बच्चे को लेके दौड़ने में तमाम तरह की असुविधाएं होती हैं।
अगर उसको ये प्रपोजल दिया जाए कि देखो भाई, तुम्हारे लिए हम झोपड़ी बना दे रहे हैं, ये झोपड़ी का देखो, झोपड़ी इतना सुंदर बना दिया, तुम इसी में रहो, बस तुमको कुछ नहीं करना है, हमने कुछ यहां अनाज बोए हैं, इसकी तुम रखवाली करते रहना, बस देखते रहना। मैं जा रहा हूं हंटिंग करने, हंटिंग करके लाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा, तुम्हारे बच्चे को भी खिलाऊंगा। ये तो फीमेल के लिए ठीक था, अच्छा सौदा था। उसने कहा ठीक है, ओके, हम एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं, मौखिक। उसने हां कर दिया। देखिए, फीमेल घर में रहने लगी और पुरुष हंटिंग करने गया। इसका मतलब अब तो दोनों काम हो सकता है। हंटिंग से वो कुछ हंटिंग करके लाता, फूड गैदरिंग करके लाता, तीनों लोग खाते, और जब अनाज हुआ तो सब लोग मिलके खाए। लेकिन अब एक नई चुनौती आ गई कि अनाज हो गया तो एक ही बार में तो सब खा नहीं लोगे, रखोगे कहां? देखिए, जब हम डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, तो नई चुनौतियां हमारे सामने आती जाती हैं। एक पेज बंद होता है, दूसरा खुलता है, तो फिर तीसरे की भी व्यवस्था हो जाती है। यहां भी यही हुआ कि अब कोई पॉट इन्वेंट करो। देखिए, पॉट इन्वेंशन के लिए एक रास्ता खुल गया। तो इसका मतलब अब इन्हें पॉट इन्वेंशन करना है। एक दिन में नहीं हुआ, अप्रोक्सीमेटली 8000 बीसी में लहुरा देउर एक जगह है संत कबीर नगर में, वहीं पर राइस का प्रोडक्शन हुआ। पिछली बार हमने एक चेंज करना है यहां। पिछली बार हमने बताया था कि सबसे पुराना साइट था मेहरगढ़, आज थोड़ा चेंज करेंगे। अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई तो उसमें कहा नहीं, लहुरा देउर को 6900 बीसी पे नहीं रखना है, उसको 8000 बीसी पे रखिए। तो लहुरा देउर चला गया 8000 बीसी पर। लहुरा देव या देउर, ये संत कबीर नगर जिले में 8000 बीसी में यहां पर राइस का प्रोडक्शन होगा। देखिए, 8000 बीसी में, अभी तक था 6900 बीसी लहुरा देउर, लेकिन आज लहुरा देउर में थोड़ा चेंज हो रहा है। और दूसरा साइट था मेहरगढ़। पहले मेहरगढ़ आया, मेहरगढ़ 7000 बीसी का है और बहुत दिनों से डेट इसका फिक्स है, 7000 ईसा पूर्व का है। मेहरगढ़ के लोगों ने लगभग 7000 ईसा पूर्व में खेती बाड़ी की थी। एक और साइट है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा में भी राइस का प्रोडक्शन हुआ, यानी चावल का। और देखिए, कोल्डिहवा में भी राइस का प्रोडक्शन हुआ, लहुरा देउर में भी राइस का प्रोडक्शन हुआ चावल का, लेकिन मेहरगढ़ में बार्ली यानी जौ का प्रोडक्शन हुआ। अब देखिए, अभी तक ये हिस्ट्री में हुआ करता था कि मेहरगढ़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराना साइट है जहां पे खेती बाड़ी हुई। लेकिन आज एक चेंज है, और चेंज ये है, नहीं पाकिस्तान में पहले क्यों होगा, इंडिया में होगा। हमारी सरकार की नीति बदली, कहा बदलो इसको,
इंडिया नंबर 1 पर होना चाहिए। सरकार का विरोध करने की औकात किसकी? आर्कियोलॉजिस्ट की है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा बढ़ाओ डेट, बढ़ा दिया, 8000 BC कर दिया। और यही संत कबीर नगर जिले में है, चावल उगाया गया था। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहां पर सबसे पहले खेती लहुरा देउर में हुई, जहां चावल उगाया गया। फिर उसके बाद में मेहरगढ़ दूसरे नंबर पर आ जाता है। मेहरगढ़ में जौ उगाया गया। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जौ की खेती पहली बार कहां हुई, तो आंसर मेहरगढ़ होगा। लेकिन खेती की केवल बात करें, चावल की बात करें, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लहुरा देव नंबर 1 पर होगा, 7000 BC का है। लेकिन अभी लहुरा देव पर बहुत सारी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन मेहरगढ़ पे काफी स्टडी हो चुकी है, इंटरनेशनल स्टडी हो चुकी है। मेहरगढ़ में 7000 BC में खेती हुई और इनको एक मिट्टी का बर्तन बनाने में 2000 साल लगे। 5000 BC से पहले मेहरगढ़ में मिट्टी का बर्तन नहीं बना। सोचिए, एक छोटा सा इन्वेंशन करने में, मिट्टी का बर्तन बनाने में 2000 साल लगे। कितनी स्लो प्रोसेस थी, लेकिन बना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी इंप्रूव होती जाती है, वैसे स्पीड हमारी बढ़ती जाती है। वही चीज यहां भी है। तो यहां अब पॉटरी मेकिंग हो गई। पॉटरी मेकिंग, पॉटरी को हिंदी में कहते हैं मृदभांड। मृदभांड, इसे मृत्तिका पात्र भी कहते हैं। मृत्तिका पात्र, भांड मतलब भी बर्तन होता है, और पात्र मतलब तो आप जानते ही हो बर्तन होता है। मृत्तिका मतलब भी मिट्टी होती है, मृद मतलब भी मिट्टी होती है। मिट्टी का बर्तन, क्ले पॉट्स, यानी मिट्टी के बर्तन को हम मृद भांड या मृत्तिका पात्र कहते हैं। पॉटरी मेकिंग शुरू हो गई। समय लगा, लेकिन बना। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये मिट्टी के बर्तन बना बना करके, सुखा सुखा करके, इसमें अनाज रखते गए, मिट्टी के बर्तन बड़े करते गए। लेकिन आगे चुनौती ये आई कि एक दिन मिट्टी के बर्तन में खूब बढ़िया से सजा सजा के ये अनाज रखे भरे थे। बरसात का सीजन आया, आज से लगभग 3000 साल पहले से ज्यादा पुराना, कम से कम 3000, क्योंकि नियोलिथिक का टाइम पीरियड लेटेस्ट 1000 BC है और 2000 में हम लोग चल रहे हैं। तो 2000 साल पीछे जाएंगे तो जीरो पे पहुंचेंगे, जीरो से 1000 साल पहले, 3000 साल पहले, और भी पीछे से शुरू हुआ है, लेकिन कम से कम उतना आया। 3000 साल कम से कम पुराना होगा। इतने समय पहले आप कितनी भी अच्छी झोपड़ी बना दें तो टपकेगा। तो छत में ऊपर पता लगता दरार हो गई है, और दरार दिखता नहीं आंख से, फिर भी पानी टपकता है। अगर दिखता नहीं आंख से और टपकता है, तो ये चाहे जितनी अच्छी झोपड़ी बनाए हो, बरसात में पानी टपकेगा तो है, क्योंकि अभी शुरुआत किया है। अब पानी टपका होगा प्रेम से, धीरे धीरे देखिए, टप 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 टप, बर्तन सीधा हो गया होगा। सारा अनाज गल के खराब हो गया होगा। बहुत बड़ा टेंशन हुआ होगा, सारी अर्थव्यवस्था चौपट, है ना।
जितना बड़ा टेंशन उतना बड़ा इन्वेंशन। देखिए, जीवन में कष्ट आना बहुत जरूरी है। मानव जब कष्ट आता है तभी तो अच्छा करता है, तभी वास्तव में उससे निकलने के लिए बुद्धि लगाता है। सबसे ज्यादा बुद्धि उसी समय लगाता है जब जीवन पे खतरा आ जाए, तब वो पूरी एनर्जी लगाता, पूरी बुद्धि लगाता कैसे निकलना है। और जब पूरी बुद्धि लगाएगा तो अच्छा ही निकलेगा। सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, इसने सोचा अब क्या करें, अब तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, टेंशन तो रहेगा, लेकिन खाना तो पड़ेगा। टेंशन में खाना बंद थोड़ी कर दोगे, एक आध टाइम बंद कर सकते हो, परमानेंट बंद नहीं कर सकते। परमानेंट बंद कर दोगे तो परमानेंट बंद हो जाओगे, यही तो होगा। बंद नहीं कर सकते, जाना ही है हंटिंग करने। हंटिंग करने जाता रहा जाता रहा जाता रहा। गर्मी का सीजन आ गया, अचानक देखें जैसे जंगल की तरफ गया, जंगल से लपट उठनी शुरू हो गई, आग लग गई जंगल में। आग तो थोड़ा थोड़ा पहले से जलाता था, मेसोलिथिक से जलाना शुरू कर दिया था, कुछ दाने वगैरह भूनने का काम करता था। लेकिन आज जंगल में भयानक आग लगी है, भागा बड़ी तेजी से। लेकिन मानव की खास बात यही होती है कि वह डरता है लेकिन फिर दुस्साहस करता है। जानवर डरता है और निकल लेता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। और मानव को जब आश्वस्त होता है कि अभी खतरा दूर है तो एक बार मुड़ के देखता है। यह मानव की टेंडेंसी है। पलट के देखा, अच्छा यहां खतरा नहीं है, फिर आग की तरफ आगे बढ़ने लगा। देखा आग कहां है, आग देखते गया देखते गया देखते गया। कुछ दूर अंदर जंगल की तरफ जाता गया, देखा एक जानवर मरा पड़ा है, हिरन। राख हटाया, कहा यह तो हिरन है, इसको तो मैं हंटिंग करता था, ये तो ऐसे मिल गया फ्री फंड का। नोचा उसमें से मांस, खाया। अरे रोस्टेड, पहले कच्चे खाता था, देखे कोई टेस्ट नहीं आया, लेकिन अब वो पका हुआ खाया तो उसे ज्यादा टेस्टी लगा। कहा अरे ये जो लगा है ये हमारे काम का है, केवल खतरा ही नहीं है। फिर आग की तरफ बढ़ने लगा, जंगल में अंदर की तरफ। अब आग बुझ रही होगी, वहां धीरे धीरे पहुंचा तो देखा एक मिट्टी का टुकड़ा। देखा है, ये मिट्टी का तो टुकड़ा है, उठा के पटका, टूटा नहीं। अरे ये तो जो लगा है इसमें हमारा मिट्टी का बर्तन भी इतना हार्ड हो गया, पानी में गलेगा नहीं। देखिए कह रहा पानी में गलेगा नहीं, और अगर पानी में नहीं गलेगा मतलब ये बहुत काम का है। अब खोजने लगा, तब तक आग काफी कुछ बुझ गई है, कहीं एक जगह जल रहा है, उठा लाया आग को। जलाना जानता नहीं, इसलिए कभी बुझने देता नहीं, परमानेंट जलाए रखता है। देखिए, यानी परमानेंट जलाने के पैटर्न पर वह जलाए रखा उस आग को। और दो एक्सपेरिमेंट तो हो चुके हैं उसके। हालांकि हमने कहा आग का यूज तो वह मेजोलिथिक में कर चुका था, लेकिन आग का इतना प्रॉफिट है, इतना लाभ है, इतना बेनिफिशियल है आग, ये तो आज अब पहली बार समझा। अब उसमें मिट्टी के बर्तन भी पकाने लगा, और पका करके मिट्टी का बर्तन उसमें अनाज रखने लगा, अनाज सुरक्षित। उसमें मांस को भी पका के खाने लगा, टेस्टी टेस्टी मांस, रोस्टेड मांस पा गया। अच्छा हुआ इसके लिए जीवन में। देखिए अगर इतना बड़ा टेंशन नहीं हुआ होता तो इतना बड़ा इन्वेंशन भी नहीं हुआ होता। इसीलिए देखिए समूह गा वाले छोटा टेंशन लेते हैं तो छोटी नौकरी, आप बड़ा टेंशन लेते हो तो बड़ी नौकरी। यही तो है, पुराने जमाने का राजा है,
आज के डीएम एसडीएम। पुराने जमाने में राजा कोई नहीं बन सकता था, राजा बनने के लिए रानी के गर्भ से जन्म लेना पड़ता। लेकिन आज तो ईश्वर ने आपको ऐसा अवसर उपलब्ध कराया है, औकात हो तो बन जाइए, बस आपके अंदर औकात होना चाहिए, है कि नहीं है? तो आज तो अवसर सबको है, बस आपकी इच्छा। बनना चाहते हो तो बन जाओ, ना बनना चाहते हो तो आपकी इच्छा। कौन आपकी इच्छा को रोक सकता है? तो इसका मतलब यह है कि अब मानव और आगे बढ़ा, मिट्टी का बर्तन भी हो गया, अब खेती और दूर तक करने लगा। काफी दूर तक खेती करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, काफी दूर। क्यों ज्यादा दूर तक इसलिए खेती कर रहा है क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन। जितना ज्यादा एरिया में एग्रीकल्चर करोगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो एरिया बढ़ाओ। अभी टेक्नोलॉजी अब इतनी जल्दी बढ़ा लें, इतना एडवांस एग्रीकल्चर करें, यह असंभव है। इसका मतलब यह है कि अभी तो उनको एरिया ही बढ़ाना है। एरिया बढ़ाना आसान है, एरिया बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया। जब काफी दूर तक ये प्रोडक्शन करते चला गया तो अब क्वेश्चन ये था कि वहां से अनाज लाए कैसे। अनाज, मिट्टी के बर्तन का साइज तो बढ़ा लिया, लेकिन तब भी वो एक बार में ला नहीं सकता, बार बार जाना पड़ता है। अगर उसे बार बार जाना पड़ता है तो फिर वही हंटिंग जैसी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अपने मिट्टी के बर्तन बढ़ाते बढ़ाते उसने कुम्हार की चाक बना करके उसको भी बढ़ाया, क्योंकि एक लिमिट के बाद हाथ से बड़ा बर्तन नहीं बन सकता। तो कुम्हार की चाक का भी इन्वेंशन इसी टाइम पीरियड में किया, यानी इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील। देखिए, पॉटर्स व्हील, कुम्हार की चाक, इसका इन्वेंशन कर लिया। बहुत दिनों तक मिट्टी के बर्तन बढ़ाता रहा, कुम्हार की चाक भी बड़ा करता रहा। लेकिन जब बहुत बड़ा चाक बना लिया तो अब उसके सामने मुश्किल ये थी कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए इस चाक को। बड़ा टेंशन। कई लोगों को बुलाता, ले जाता, लेकिन रोज रोज सब लोग नहीं मिल सकते, कई लोग नहीं मिल सकते। तो इसने क्या किया, चाक को खड़ा किया और लुढ़का करके ले जाना शुरू किया। बहुत दिन तक लुढ़का लुढ़का के ले जाता रहा। ये समझ गया ये लुढ़कता आसानी से है। इसका मतलब यह है, अगर दो चाक एक में जोड़ दें और उसके बीच में प्लेटफॉर्म बना दें और खींच के लेके जाएं तो सारा अनाज हमारा इकट्ठा चला आएगा। देखिए, चाक को बना दिया व्हील, व्हील की डिस्कवरी हो गई, डिस्कवरी ऑफ व्हील। देखिए, पहिए की खोज कर लिया इसने। पहिया दुनिया में बहुत बड़ा इन्वेंशन है। आज सारे लोग पहिए से ही आए होंगे, कुछ लोग अपने पहिए से आए होंगे, कुछ लोग किराए के पहिए से आए होंगे। इतनी पता नहीं कहां कहां से लोग आए हैं और इतने जल्दी पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज में भी तो पहिया लगता है। देखिए, पहिया पकड़ पकड़ के अफगानिस्तान के लोग ऊपर चले गए, सीधे परमानेंट। हुआ कि नहीं? वहां भी पहिया है। इसका मतलब पहिया मानव जीवन की बहुत बड़ी इन्वेंशन है। वैसे तो मानव जीवन के तीन बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन हैं जिसने मानव की जीवन को बिल्कुल बदल करके रख दिया। नंबर 1 व्हील, पहिया। नंबर 2 मनी, मनी। आप देखिए, पैसे के लिए तो दुनिया नाचती है। दूसरा इन्वेंशन, मनी से तो समृद्धि आ गई। हालांकि मनी कैनॉट परचेज प्रोग्रेस, रिचेस। मनी
समृद्धि नहीं खरीद सकती। इट कैन परचेज ओनली विच इज इन योर मार्केट। ये वही खरीद सकता है जो आपके मार्केट में है, लेकिन इससे समृद्धि तो लाई जा सकती है। बहुत बड़ा इन्वेंशन है, समझ में नहीं आता। पैसे के लिए सब नाच रहे हैं और गरीबी का आज तक खत्म नहीं हुई। इंदिरा जी ने कहा गरीबी को जड़ से उखाड़ करके फेंक देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। हिंदुस्तान से गरीबी गई? नहीं गई। इंदिरा जी चली गई, गरीबी नहीं गई। अगर रुपया छाप करके गरीबी दूर करी जाती तो हमारी सरकार छाप देती, सबको बांट देती। कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो जाएगा। पता लगा एक ट्रक में रुपया भर के ले गए अमीनाबाद, दुबग्गा, और एक केला खरीद के लाए जेब में भर के। क्या फायदा? फायदा है कोई? नहीं फायदा है। इसका मतलब यह रुपये से समृद्धि नहीं आ सकती, लेकिन रुपया समृद्धि ला सकता है। बहुत बड़ा इन्वेंशन। मतलब कंफ्यूज हो जाइए, अगर सामान्य आदमी हो जिसने अच्छे से ना समझा हो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि रुपये से जब समृद्धि आ सकती है तो छाप के क्यों नहीं लाई जा सकती। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह मानव का ही कॉन्सेप्ट है। फिर तीसरा बड़ा इन्वेंशन है वोट, मत। जो मतदान करते हो, ये आपको बहुत सम्मान दिलाया। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी आपके सामने आके साष्टांग प्रणाम करते हैं। मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी, आप सोचिए उसके सामने तो हम लोग कीड़ा मकोड़ा हैं, और वो आके साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो ये साष्टांग प्रणाम किसने कराया? इसी वोट ने। इसका मतलब बहुत शक्तिशाली है। डेमोक्रेसी लाने वाला यही है। लेकिन मुझे लगता है थोड़े दिनों बाद बायोक्रेसी आने वाली है, क्योंकि मैं अभी गोमती नगर सेंटर पे क्लास ले रहा था। वहां का जो फ्लैट है, फ्लैट के गेट के सामने एक दिन एक लड़का था, कुत्ता टहला रहा था। कुत्ता छूट गया होगा, वो चला गया कहीं। गार्ड ने कुत्ते को डांट दिया। वो आया, भिड़ गया लड़का, कहा कैसे डांटा हमारे कुत्ते, देखो उसको आंसू निकल आए, हमारे कुत्ते को डांट दिया। मैं क्लास लेने ही आ रहा था, मैं थोड़ा रुक गया। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं सोचने लगा कि इसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो सकता है। यानी आज के 200 साल बाद लोग हम लोगों को सोचेंगे ये कैसे जाहिल लोग थे, कुत्ते को कहते थे दुर। मतलब इतने क्रूर लोग कैसे हो सकते हैं, इतना मानव क्रूर कैसे हो सकता है। अगर यही ट्रेंड रहा तो आगे सोचेंगे ना। कुत्ते को भी कहना चाहिए कुत्ता जी जरा आगे चलिए। उसे भी तो सम्मान मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हर जीव को सम्मान मिलना चाहिए। इसका मतलब आज के 200 साल बाद बायोक्रेसी का इंतजाम कर लीजिए। डेमोक्रेसी के बाद बायोक्रेसी आ जाएगी, आई जाएगी। सोचिए, इसका मतलब समय धीरे धीरे बदलता रहता है। तो हम बात कर रहे थे इन्वेंशन की। तो 3 बड़े बड़े इन्वेंशन है जिसने मानव जीवन को बदल दिया। उनमें से पहला तो पहिया ही है। पहिए ने मानव जीवन को बदल दिया। अब आप देखिए, अब इनके पास सारा प्रोडक्शन है, परमानेंट सेटलमेंट है,
और ये खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए। तो इनमें हम एक चीज ऐड कर देंगे, ये वाला, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है तो दिखने लगेगा। इसका मतलब फूड प्रोडक्शन इस टाइम पीरियड में शुरू कर दिया। अब इसका रिजल्ट आप देखिए, जब अनाज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप फुल टाइम इंगेज हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? आपके पास मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए समय ही नहीं बचेगा। फुल टाइम एग्रीकल्चर, जैसे मैं पढ़ाने से ही छुट्टी नहीं पाता, तो खेती बाड़ी कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। तो खेती बाड़ी किसी और को दे दिया, यार तुम खेती करो और मैं पढ़ाऊंगा। तो आप देखिए, पहले तो हम भी खेती करते थे ना, अब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, नया पेशा चुन लिया, एक न्यू ऑक्यूपेशन डेवलप हुआ। पहले हम खेती के साथ बर्तन भी बना लेते थे, अब टाइम ही नहीं है, तो हमने बर्तन बनाने का काम किसी और को दे दिया। अब उससे बर्तन इतना लोग मांग रहे हैं, लाओ बर्तन, लाओ बर्तन, लाओ बर्तन, लाओ बर्तन, लाओ बर्तन। अब वो बेचारा बना नहीं पा रहा है तो खेती कब करेगा? खेती छोड़ दिया, बर्तन बनाना शुरू कर दिया, बन गया कुम्हार, मैं बन गया मास्टर, टाइम ही नहीं है दूसरा करने का। फिर किसी ने चटाई बनाने का काम शुरू कर दिया, पहले चटाई खुद बना लेते थे, अब खेती से टाइम नहीं पाते, चटाई, तो चटाई बनाने वाला अलग चाहिए। अब उससे सब लोग चटाई मांग रहे हैं, लाओ चटाई, लाओ चटाई, लाओ चटाई। अब बेचारा वो चटाई से छुट्टी नहीं पाता तो चटाई बनाने वाला बन गया। कोई खाने पीने में मछली मारना शुरू किया, खेती बाड़ी करता था, थोड़ा मछली मार के ले आता था, अब मछली मारना शुरू किया, बेचना शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों को मछली बेचना शुरू किया। सब लोग कह रहे लाओ मछली, लाओ मछली, लाओ मछली। अब वो बेचारा मछली मारने के अलावा दूसरा टाइम ही नहीं पा रहा, बन गया मछुआरा। आप देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑक्यूपेशंस, यानी ऑक्यूपेशंस मल्टीपल हो रहे हैं, व्यवसाय बढ़ रहे हैं। इसका मतलब व्यवसायों की क्रांति आ गई होगी, नियोलिथिक एज में आ गई होगी ना। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो किसी का शब्द रिपीट कर रहा था। वी गार्डन चाइल्ड एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, वी गार्डन चाइल्ड, वी गार्डन चाइल्ड ने कहा ये नियोलिथिक एज नहीं है, ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन है, नियोलिथिक क्रांति है, नवपाषाणिक क्रांति है, जिसने इनके सेटलमेंट को, परमानेंट सेटलमेंट को, जहां बहुत सारे लोग बसे हैं एक साथ, उसे एक इंडिपेंडेंट विलेज इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया है। यानी गांव के लोग, जो बस्ती के लोग हैं, जो साथ साथ बसे हैं, वो आपस में इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं, इतनी चीजें अपने आप बना लेते हैं कि अब उन्हें कहीं बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। कुम्हारगिरी से सामान प्रोवाइड कर देता है, और जो और भी ऑक्यूपेशंस हैं उसके लोग और चीजें अब प्रोवाइड कर देते हैं। खेती से अनाज किसान प्रोवाइड कर देता है, सब एक दूसरे से बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज करके एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लगभग निर्माण कर चुके हैं। इसका मतलब नियोलिथिक एज में जो इकोनॉमी थी वह सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी। इतने जरूरत की चीजें ये प्रोडक्शन कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। कहानी तो अच्छी है, लेकिन इनके बसने के एविडेंस कहां कहां से मिले?
बहुत सारे साइट्स हैं। जैसे अगर हम यूपी में चलें तो यूपी में जो झोपड़ी बनाया था वो झोपड़ी थी चौपानी मांडो की। देखिए चौपानी मांडो बहुत अच्छी झोपड़ी है। और चौपानी मांडो की एक और खास बात यह है कि इन लोगों ने पहले मिट्टी का बर्तन बनाया फिर एग्रीकल्चर शुरू किया। मतलब ये लोग कुम्हार थे पहले, क्योंकि बाकी लोग किसान थे, उनको ये अनाज, इनको यह मिट्टी के बर्तन देते थे। बाद में थोड़ा बहुत अपने लिए एग्रीकल्चर भी करना शुरू किए। यानी पहले ये व्यवसायी थे, बाद में कृषक बने। फिर बिहार में एक साइट है चिरांड। ये चिरांड मीजोलिथिक भी था, यानी मीजोलिथिक टाइम पीरियड से आ रहा है। और फिर आगे चल करके इन्होंने फार्मिंग करनी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी, तो नियोलिथिक हो गया। इसका मतलब दोनों युगों में यह रहा, दोनों कालों में रहा। अभी आपने यूपी में देखा लहुरा देव या लहुरा देउर, ये यूपी का साइट है, नियोलिथिक साइट है। अभी आपने देखा मेहरगढ़, मेहरगढ़ ये भी नियोलिथिक साइट है। अभी आपने देखा कोल्डिहवा, ये भी नियोलिथिक साइट है। और दो और बड़ी इंपॉर्टेंट साइट इस टाइम पीरियड के हैं, ये जम्मू कश्मीर में है। एक है बुर्ज होम, बुर्ज होम। बुर्ज होम की लिटरल मीनिंग होती है साइट ऑफ ब्रिज ट्री, भुर्ज वृक्ष का स्थान। भुर्ज एक पेड़ है, देखिए, लेकिन ये नहीं आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं पूछेगा कि इसका अर्थ है भुर्ज वृक्ष का स्थान, लेकिन बुर्ज होम इंपॉर्टेंट है। दो तीन कारणों से इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पहला कारण यह है कि यहां पर एक तालाब है ऐसे, और तालाब शायद गर्मी के सीजन में सूख करके पानी बीच में चला जाए। बरसात के बाद धीरे धीरे ये लैंड मार्सी होती जाती है, और मार्सी से थोड़ा सा नम वेट भूमि होती है। यहां आसानी से बहुत सारे अनाज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्लांट्स उग जाते हैं, नम होता है। आज भी गांव में गड्ढे जो होते हैं, अब तो गड्ढे ज्यादातर बचे नहीं, गांवों में भी पाट पाट के एकदम उसके कगार खड़ी कर दिए। जहां बचा बेचारा ऐसे सीधे खड़ा है, पहले ऐसे उथला होता था। जो उसका लोअर पार्ट है वहां पे काफी नमी रहती थी और बहुत सारी प्लांट्स वहां उग जाती थी। ऐसे ये भी है, जब पानी उतर करके नीचे चला गया तो ये वेटलैंड है, थोड़ा सा नम है, वेटलैंड नहीं कह सकते, नमी है भी। ये लोग यहां पे ऐसे बनाए हैं गड्ढा, और ये गड्ढा नहीं है, ये पिट हाउस है, गर्त आवास है। देखिए, इसी में मानव रहा था, ये कैसे रहा होगा? ये कोई घर है? कभी कुत्तों को देखिए, ठंडक के सीजन में कुत्ता जमीन खोद डालता है और खोद करके उसी में दुबका के बैठा लेता है, क्योंकि ठंडक में जमीन के नीचे का पार्ट रिलेटिवली थोड़ा वार्म होता है और क्लाइमेट ठंडी होती है। क्लाइमेट की ठंडी से उसके बाल बचा लेते हैं और वो पूरा शरीर अपना उसी गड्ढे में दबा देता है, जिससे उसको पर्याप्त गर्मी मिल जाती है और वो ठंडी से बच जाता है।
दूसरा गर्मी का सीजन आए, गर्मी के सीजन में भी वो खोद डालता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में क्लाइमेट गर्म होती है, इन्वायरमेंट ज्यादा गर्म होता है और मिट्टी के नीचे का पार्ट ठंडा होता है, तो उसमें दुबका के बैठा लेता है, तो उसको आराम मिल जाता है, गर्मी से छुट्टी मिल जाती है। हम भी जानवर ही थे, वहीं से डेवलप हुए। जब हम घर नहीं बनाना जानते थे तो ऐसे गड्ढे बना करके उसी में छिप जाते थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेते थे। यहीं पर पास में उसने खेती बाड़ी की है। खेती बाड़ी की है मतलब ये नियोलिथिक साइट है। फिर आप देखिए यहीं पर एक समाधि मिली है, एक ग्रेव मिला है, ग्रेव है देखिए, और इसी ग्रेव में एक मानव के साथ कुत्ता दफन है। बताइए, कुत्ता मर गया, मानव को जिंदा दफन कर दिया गया होगा? यह पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कुत्ते को मानव ने पाला है, कुत्ते ने मानव को नहीं पाला है ना? कुत्ते को मानव ने पाला है, इसका मतलब मानव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुत्ता उससे कम। मानव को कुत्ता बहुत प्रिय रहा होगा। जब मानव मरा तो कुत्ते से उसको बहुत प्रेम था, तो उसके सगे संबंधियों ने कुत्ते को सती कर दिया। कहा जाओ कुत्ता दो, सीधे स्वर्ग जाओ, तुमको सती किया जाता है ना? बेचारे कुत्ते को देखिए सती कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कहां पर कुत्ते के साथ मानव के दफनाने का एविडेंस है, तो आंसर हुआ बुर्ज होम। कहां पे पिट हाउस के एविडेंस हैं, आंसर हुआ बुर्ज होम। ऐसा ही एविडेंस हमें गुफकराल में भी मिलता है। गुफकराल भी एक नियोलिथिक साइट है। देखिए गुफकराल, गुफकराल, गुफकराल भी देखिए जम्मू कश्मीर का एक साइट है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कई बार तो पूछ लेता कहां है, किस स्टेट में, मैच कराने के लिए आता है। इसलिए प्रीवियस ईयर का पेपर देखते रहिएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे आए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाने चाहिए। गुफकराल ये भी जम्मू कश्मीर में है। यहां भी पिट हाउसेस के एविडेंस मिले, यहां भी एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले हैं, यानी लगभग लगभग बुर्जहोम जैसा ही है, लेकिन यहां पर कुत्ते के साथ मानव को नहीं दफन किया गया है। गुफकराल की लिटरल मीनिंग होती है केव ऑफ पॉटर्स, यानी कुम्हार की गुफा या कुम्हारों की गुफा, लेकिन यहां कुम्हारों के एविडेंस नहीं मिले। फिर भी लिटरल मीनिंग है इसका ये है। फिर साउथ इंडिया चले चले। साउथ इंडिया में एक साइट है संगनकुल्लू। एक साइट है पिकलीहल। ये दोनों साइट कर्नाटका में है और इन दोनों साइट से अर्श टीले मिले हैं। अर्श मतलब अर्श से फर्श तक, वही तो। अर्श का मतलब होता है राख, राख के टीले यानी ऐश माउंड, ऐश माउंड। देखिए इन दोनों जगहों से अर्श टीले मिले। आखिर ये क्या इंडिकेट करता है, क्या संकेत करता है? अगर हम इनके एविडेंस को देखें तो वास्तव में ये लोग कैटल हर्डर थे। कैटल हर्डिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था, मतलब पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, कैटल रियरिंग, ये इनका पेशा था, पशुपालन। देखिए इनका पेशा पशुपालन है, तो फिर राख का इससे क्या कनेक्शन है? कभी आप
अफ्रीका जाइए, ना जाइएगा, बस मन से चले जाइए। अफ्रीका में एक नुअर ट्राइब पाई जाती है, नुअर। ये ट्राइब है, कहीं कहीं आ से भी लिखते हैं लेकिन असली स्पेलिंग यही है, नुअर जनजाति है। ये लोग करते क्या है, अक्सर ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं। जब बरसात का सीजन आता है तो पहाड़ी एरिया में ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जब बरसात का सीजन खत्म होता है तो नीचे उतर आते हैं, क्योंकि ये कैटल हर्डर हैं, पशुपालक हैं। ऐसे साउथ इंडिया में केवल यही नहीं, संगन कुल्लू में ही नहीं, पिकली हिल में, संगन कुल्लू में, ब्रह्मगिरी में ऐसे तमाम कैटल हर्डिंग के एविडेंस मिले। तो ये लोग करते क्या, यहां एक पशु बाड़ा बनाते, ढेर सारे जानवर होते, इनको ये घेर देते बांस लगा के, इसी में जानवर रहते, इस बाड़े को पार नहीं कर पाते। लेकिन जब जानवर वहां रहेंगे तो गोबर इकट्ठा होगा, गोबर इकट्ठा हुआ इकट्ठा हुआ, एक जगह भरते गए भरते गए भरते गए भरते, जब गोबर बहुत ज्यादा हो गया, यहां रहना मुश्किल हुआ, तो इन्होंने बाड़े को शिफ्ट कर दिया इधर, इधर रहना शुरू कर दिया। और तब तक यहां गोबर धीरे धीरे सूख गया होगा। अब इसमें ये लगा देते हैं आग, सारा गोबर का ढेर जल करके राख हो जाता। जब राख हो जाता तो ये बाड़ा खाली हो गया, यहां गोबर इकट्ठा हो गया होगा, तो इस बाड़े से इस बाड़े में ये शिफ्ट कर जाते, और फिर यही प्रक्रिया यहां के गोबर में आग लगा देते। तो जब यहां की खुदाई हुई तो पता लगा यहां ढेर सारे राख के टीले मिले। इसी राख के टीले को कहा गया अर्श टीले, और ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो पूछा गया है अर्श टीले के एविडेंस कहां से मिले। एक बार तो तीनों साइड जगह दे दिया, संगन कुल्लू भी दे दिया, पिकली हिल भी दे दिया, ब्रह्मगिरी भी दे दिया, एक और कोई साइड दे दिया, और वहां से तो नहीं मिला था, लेकिन इन तो तीनों जगहों से मिला। और लगाना एक ही आंसर है, अब क्या करें, तीनों सही है। तब अब देखना कहां से ज्यादा मिले। संगन कुल्लू पहले मिला लिखा है तो पहला यहीं से होगा ज्यादा। देखिए हमने पहले लिख दिया, इसका मतलब वो पहले में प्रेफरेंशियल ऑर्डर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संगन कुल्लू पिकली हिल उससे कम इंपॉर्टेंट है, और ब्रह्मगिरी लिखे नहीं हुई, इसका मतलब वो और कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर तीनों आ जाए तो संगन कुल्लू नंबर 1 पे लगाएंगे। अगर तीनों में से एक कोई हो तो ऑप्शन कोई खतरा नहीं, आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो प्रेफरेंशियल ऑर्डर में आपको रखना है यहां, इसलिए क्योंकि यह इतिहास की क्लास नहीं है, ये जनरल स्टडी की क्लास है। और जनरल स्टडी किसके लिए, इतिहास से पीएचडी करने के लिए नहीं, सिविल सर्वेंट बनने के लिए। और सिविल सर्वेंट बनने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज्यादा जरूरत है, रटने की कम। क्योंकि वहां कौन सा रटंती विद्या लगाओगे, जब एसडीएम हो जाओगे, वहां तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही यूज करना है। तो इसलिए यहां भी आपको अपने सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना है। हो सकता है चारों ऑप्शन गलत हो, तो सबसे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी दशा में हो ही नहीं सकता, वही आंसर हो जाएगा। हो सकता है चारों सही हो, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है उस पर जाना है। तो इस तरह से प्लस माइनस करके आपको अपने आंसर चेक करने हैं और आंसर लगाने हैं। ठीक, तो ये चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर नंबर 1। अब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।